लॉ के साथ में। कौन सा है बेटा पहला लॉ? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां तक की बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। देखो यार, दो वेक्टर कैसे जुड़ेंगे? सबसे पहले कहानी को यहीं से स्टार्ट किया जाए कि सर वेक्टर जो है, मान लो पहला वेक्टर जो है वो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये एक वेक्टर हो गया, इसे मैं ए वेक्टर बोल देता हूं। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात सभी को? दूसरा वेक्टर जो है, मान लो ऐसा कुछ वेक्टर है 30 डिग्री या 45 डिग्री, मान लो 45 डिग्री पे है एक्स एक्सिस के साथ में, इसे मैं बी वेक्टर नाम दे देता हूं। अगर मुझे ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग, नाम क्या कह रहा है? ट्राइंगल लॉ, मतलब ट्राइंगल बनेगा एक वेक्टर से। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर मुझे दो वेक्टर को जोड़ना है तो इसका एक स्टेप है, उस स्टेप को फॉलो करो, दोनों वेक्टर जुड़ जाएंगे। क्या है बेटा स्टेप? अगर मुझे दो वेक्टर को जोड़ना है, मतलब मुझे क्या लिखना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, नंबर की तरह नहीं जुड़ेंगे, नंबर की तरह ये नहीं जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे किसकी तरह बेटा? सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की तरह। और ट्राइंगल में मैं ये बताऊंगा कैसे जुड़ेंगे। ठीक, अब सुनो मेरी बात। ए वेक्टर को मैं बी वेक्टर के साथ में जोड़ना चाहता हूं, कैसे जोड़ेंगे बेटा ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ में? सुनो, पहला वेक्टर जिसे यहां पे लिखा हुआ है उसे बना दो, तो मैंने बना दिया पहला वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। ठीक है, जितनी भी लेंथ है सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन में। पहला वेक्टर जो है उसे बना दो सेम लेंथ सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। बना दिया भाई ए वेक्टर। अब इसका ये टेल है, ये हेड है। अब जिस वेक्टर को इसमें जोड़ना है उस वेक्टर को उठा के लाओ और उसकी टेल को इसके हेड पे जोड़ दो, यानी कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल को रख दो। और वेक्टर जो है ये तो फ्री वेक्टर होते हैं, इसे मैं यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं, यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं, यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं, बस इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ये हमने कल की क्लास में सीख लिया था। तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को उठा के लाऊंगा और यहां पे चिपका दूंगा, यानी कि पहले के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर की टेल रख दूंगा और उतना ही मैग्नीट्यूड रखूंगा और उसी एंगल पे रखूंगा। ये जमीन के साथ में हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री पे था ना, तो ये आ गया 45 डिग्री पे। ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी लोगों को? अब अपन को करना है लास्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या था? दो वेक्टर को जोड़ना है। मैंने क्या किया? पहला वेक्टर एज इट इज लिखा, दूसरे वेक्टर का जिसे ऐड करना है पहले वेक्टर में, दूसरे वेक्टर का टेल पकड़ के मैंने पहले वेक्टर के हेड पे रख दिया। अब आखिरी स्टेप, आखिरी स्टेप यह कहता है कि पहले वाले की टेल को दूसरे वाले के हेड से मिला दीजिए। मिला दिया भाई, पहले वाले की टेल को दूसरे वाले के हेड से मिला दिया, तो ये जो वेक्टर आया है ये इन दोनों के सम को प्रेजेंट करेगा। इसे ही कहते हैं वेक्टर ट्राइंगल लॉ। क्या एक ट्राइंगल बन गया दो वेक्टर से? और तीसरा जो लाइन आया है पहले के टेल से आखिरी वाले के हेड को मिलाने वाला, क्या वो लाइन इन दोनों के सम को प्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। बात समझ में आई है भाई साहब? जल्दी से बता दीजिए, क्या आपको समझ में आया है? क्या आप सभी लोगों को समझ में आया बेटा? कोई डाउट है यहां तक? किसी को किसी भी बात में कोई भी दिक्कत पूछ सकते हो। आपको अगर इस पूरे लॉ में कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत अगर इस पूरे लॉ में है तो आप पूछ सकते हो। हाँ भाई, जल्दी से बता दीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है कि सर ये वाला स्टेप रिपीट कर दो, पहला वाला दूसरा वाला, जो भी आपको रिपीट करवाना है वो रिपीट भी करवा सकते हो। जो भी चीज समझ में नहीं आई वो समझ सकते हो, अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो। क्या आपको यहां तक की कहानी क्लियर है सभी लोगों को? हाँ जी बेटा, जल्दी बताओ बेटा, फिर आगे कहानी पे चलेंगे। आई जस्ट होप कि आप लोगों को यहां तक की बात क्लियर है। ठीक, अब सुनो यार मेरी बात। पहली चीज तो ये हो गई। अब हमें ऐसे कुछ सवाल कर लेने हैं जो सवाल अगर हम सॉल्व करेंगे तो उससे मुझे क्या पता चल जाएगा? वेक्टर के एडिशन की क्लैरिटी आ जाएगी। पहली चीज क्या है कि ये वाला वेक्टर जो है ना ये इस डायरेक्शन में है, दूसरा वाला वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, लेकिन तीसरा वाला इन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये प्रॉपर्टी है। कैसे? पहला वाला वेक्टर इधर गया, दूसरा वाला वेक्टर इधर गया, मतलब अगर मैं एक सेंस बनाऊं रोटेशन का तो ये ऐसे घूम रहा था उल्टा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज,
लेकिन ये वाला वेक्टर ऐसे जा रहा है, मतलब ये वाला वेक्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अरे क्या ये दोनों ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे जाने का प्रयास कर रहा है? क्या इन दोनों के डायरेक्शन का सेंस जो है वो इसके ऑपोजिट है? बिल्कुल सही बात है भाई, इसका तीर का निशान, इसका तीर का निशान, मतलब ये ऐसे ऐसे फ्लो कर रहे थे, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो किया। तो जो भी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट भी बोलते हैं इसको, मतलब इन दोनों का एडिशन से जो आएगा उसे रिजल्टेंट भी बोला जाता है। रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं वेक्टर्स का, दो वेक्टर का अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, उसमें दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है और तीसरा वेक्टर उनका ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो समझ जाना कि वो तीसरा वेक्टर इन दोनों के सम को प्रेजेंट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई है? अगर तीन वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिए जाए, मतलब मान लो ऐसे तीन वेक्टर ड्रॉ कर दिए मैंने, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, तो मुझे समझ में आ रहा है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी वेक्टर है। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है? देखो ए, अब ए के हेड पे जुड़ा बी का टेल, तो मतलब ए और बी का सम किया गया है। अरे हमने पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले की टेल को लाके रखा था, तो हेड पे टेल जुड़ गई, मतलब क्या इन दोनों का सम हुआ है। और ये देखो एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, लेकिन ये आ रहा भाई अपोजिट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो सी है ना, वो दोनों वेक्टर ए और बी के सम के बराबर है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बार बार हमें काम में लेनी है। एक पोल करते हैं और पोल पे आपको आंसर करना है कि क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई है वेक्टर की। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बिल्कुल बेसिक सी चीज है। हां जी बेटा, पोल का आंसर आप लोगों को देना है कि क्या आप लोगों को ये समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं बेटा, ठीक। चलिए, पोल आप लोगों के पास आया होगा, उसका आपको आंसर करना है अगर आपको समझ में आ गया है तो। ओके, ठीक है, मतलब सभी को समझ में आ गया है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। चलिए बेटा, आप कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। हमें वेक्टर एडिशन के सवाल करने हैं, बिल्कुल सही बात है, सी इज द रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए बेटा, हमें वेक्टर एडिशन के कुछ सवाल करते हैं और सवालों को हमें अच्छे से सीख लेना। देखो, एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, मान लो ऐसे है, यहां से हॉरिजॉन्टल से 120 डिग्री पे है, ठीक है, ये बी वेक्टर है। अगर इन दोनों का मैं ट्रायंगल लॉ से एडिशन करना चाहूं तो कैसे करूंगा? ट्रायंगल लॉ से एडिशन करके दिखाओ, यहां पे जल्दी बताओ। ट्रायंगल लॉ से एडिशन करना है मुझे, खुद से करो फटाफट, बहुत सारे सवाल करने हैं। ये ग्राफिकल मेथड है, हमें ग्राफ से, मतलब अगर मैं जस्ट ऐसे ही, मतलब अगर मुझे सवाल कोई भी दे दिया जाए और मुझे ये चीज समझ में आ जाए कि दो वेक्टर ऐड कैसे हो रहे हैं, है ना, मुझे ये प्रॉपर्टी पता है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तीसरा ऑपोजिट में जा रहा है, तो तीसरा उनके रिजल्टेंट को प्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। चलिए देखो कैसे बनाएंगे। पहले पहला वेक्टर बनाया हमने, ये बना दिया भाई ए वेक्टर, ठीक। फिर इस ए वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखनी है, तो दूसरा वेक्टर उठा के लाया एज इट इज एज इट इज एज इट इज और यहां रख दिया। और दूसरा वेक्टर जो है वो इस प्रकार से रखना है कि भैया उस वेक्टर की लेंथ भी इतनी रहे और उसका एंगल जो था हॉरिजॉन्टल के साथ 120 था ना, तो 120 ही रखना है, ठीक है, रख दिया। अब तीसरा जो वेक्टर आएगा ना, देख ये यहां पे हेड आया और वहीं से इसकी टेल चालू हो गई, मतलब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो तीसरा जो वेक्टर आएगा पहले की टेल से आखिरी वाले के हेड को मिला दो ऐसे, तो ये हो गया सी वेक्टर जो भी है, ये इन दोनों के रिजल्टेंट को प्रेजेंट कर रहा है। सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या बात यहां पे क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है बेटा सभी लोगों को यहां पे बात? चलिए और सवाल करते हैं, सीखते हैं कि कैसे हमें अच्छे से चीजें समझ में आती है और अच्छे कैसे हम अच्छे से चीजें लिख सकते हैं, ठीक। हमें यह बताना है कि क्या जो मैं लिख रहा हूं वो सही है और उससे आपको क्या समझ में आता है, ठीक। थोड़ा सा इंट्यूशन पे काम करते, थोड़ा सा इंट्यूटिव खेलते हैं चीजों के साथ में। चलिए बेटा, ये पहला वेक्टर है पी वेक्टर, ठीक है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, क्यू वेक्टर, ठीक है, और ये तीसरा वेक्टर है आर वेक्टर। इनमें रिलेशन क्या होगा? इन तीनों में रिलेशन क्या होना चाहिए?
इन तीनों में रिलेशन क्या होना चाहिए? पी क्यू आर में क्या रिलेशन बनना चाहिए? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा कि क्या रिलेशन बनना चाहिए तीनों में। कमेंट में टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूं फिर क्या आप सही हैं या गलत हैं। अपनी जो नॉलेज है उसे चेक करते रहिए टाइम टाइम के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछी जाती है, बेसिक सी चीज वेक्टर की बना के पूछ ली जाती है, यहां से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए मैं बता देता हूं, देखो यहां से जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसे लिखा जाएगा। बच्चों ने बोला है आर प्लस क्यू बराबर पी, पी बराबर आर प्लस क्यू विच इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ, आर प्लस क्यू बराबर पी या पी बराबर आर प्लस क्यू, पी प्लस क्यू बराबर आर नहीं होगा। चलिए, काफी सारे बच्चों ने लिखा है। देखो बेटा, हमें क्या देखना होता है, दो वेक्टर ऐसे देखने हैं कि एक के हेड से दूसरे की टेल जुड़ रही हो, बस। हम बार बार क्या कर रहे हैं, देख एक के हेड से दूसरे की टेल जुड़ी हुई है, जहां हेड हेड मिल गए वहां तो मामला गड़बड़ है। हमें सिर्फ यह देखना है कि जिसके हेड से जिसकी टेल जुड़ी हुई है वहां पे वो दोनों का सम होगा और तीसरा वेक्टर उन दोनों के सम को प्रेजेंट करेगा। यहां पे क्या हो रहा है, आर वेक्टर की हेड से क्यू वेक्टर की टेल जुड़ी हुई है, तो ये सेम डायरेक्शन में, और पी वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब आप लोग बिल्कुल सही है कि आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर जो है वो पी वेक्टर के बराबर है। मतलब पी वेक्टर जो है वो आर और क्यू का वेक्टर सम प्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल सही बात, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में आ चुकी है ये बात। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया है, वेरी गुड, बहुत सही। तो यार देखो, आगे कहानी को इस प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे। ये चीज समझ में आ गई, मुझे पता चल गया कि आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब मेरे मन की शांति के लिए एक वेक्टर एडिशन करके दिखाओ। ये वेक्टर है कोई आर वेक्टर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ में, अगेन ये है 120 डिग्री पे, ठीक। इसमें आपको ऐड करके दिखाना है दूसरा वेक्टर जो है ऐसे, ठीक है, ये है पी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ कैसा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है कैसा होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट बताना है कैसा होगा, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे, सुनो मेरी बात। पहला वेक्टर लिया, ये लिया मैंने आर वेक्टर, ठीक है, 120 डिग्री पे एज इट इज रखा, ठीक है। इसको उठा के लाया, इसके हेड पे, पहले के हेड पे दूसरे वाले का टेल जोड़ देना है, तो मैंने टेल जोड़ दिया, ये हो गया अपने पास में पी वेक्टर, ठीक है। अब ये और ये सेम डायरेक्शन में है, पहले के टेल से आखिरी वाले के हेड को मिलाने वाला वेक्टर जो होगा वो होगा इन दोनों का सम, P प्लस आर, ठीक है। अगर ये आर वेक्टर है, ये P वेक्टर है, तो इन दोनों का सम होगा ये P प्लस आर, Q बराबर आर प्लस पी। हाँ, अगर इसको आप Q नाम दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वटेवर नाम जो भी देना चाहते हो, बट ये बात फैक्ट है कि आर और P का जो सम है वो ये वाला वेक्टर प्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को यहां तक की कहानी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक बात बताओ, छोटी सी बात, कि अगर पहले मैंने क्या किया, यहां पे ए वेक्टर बनाया, फिर उसमें मैंने बी वेक्टर को जोड़ा, फिर आया मेरे पास सी वेक्टर, ठीक है। अगर मैं पहले बी बनाता, उसमें बाद में ए को जोड़ता, तो भी मेरे पास सी वेक्टर सेम ही आता। ये चीज हमें कौन प्रूव करके देगा? ये चीज हमें प्रूव करके देगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पिछले वाले में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, हमने आराम से सीख लिया कि भाई साहब दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। अरे पहले के हेड से, पहले पहला वेक्टर ड्रॉ किया, उसके हेड से दूसरे वाले की टेल को मिलाया, और फिर पहले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो इन दोनों के सम को प्रेजेंट करेगा। खास बात यहां पे क्या थी? खास बात ये थी कि ये ऐसे घूम रहे थे, ये बिल्कुल अपोजिट चला गया। जो अपोजिट जा रहा है वेक्टर, वो दो वेक्टर के सम को प्रेजेंट करेगा किसी भी ट्राइंगल में। अब कोई भी ट्राइंगल मुझे मिल जाए, उसमें दो वेक्टर जब भी एक डायरेक्शन में होंगे और तीसरा अपोजिट होगा, तो भैया मेरे को समझ में आ जाएगा वो अपोजिट वाला वेक्टर दोनों के किसको सम प्रेजेंट कर रहा है? सम को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, लेकिन ये वाला इनके अपोजिट रोटेट कर रहा है। ये आराम से सीधा जा रहा था, यहां पे खत्म हुआ इसका हेड, इसके हेड से इसकी टेल जुड़ी हुई है। हमें यही तो करना है, पहले के हेड से दूसरे की टेल जुड़ी हुई देखनी है। हेड से टेल जिसकी जुड़ रही है वो दोनों का सम हो रहा है।
इसके हेड से इसकी टेल जुड़ रही है, तो इन दोनों का सम हो रहा है। और तीसरा जो वेक्टर है जो पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के हेड को मिला रहा है, वो इन दोनों के सम को प्रेजेंट करेगा। मैं इसकी क्या कर लूंगा, लंबाई नाप लूंगा। डायरेक्शन मुझे नजर आ रही है, एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल है, तो मैं इस वेक्टर के क्या लिख सकता हूं, प्रॉपर्टी लिख सकता हूं कि इतनी लंबाई का वेक्टर है, डायरेक्शन इसकी एक्स डायरेक्शन में। अब एक इंपॉर्टेंट लॉ पे आ जाते हैं, ये इसके बारे में मैं बता देता हूं, ये बेसिक लॉ है, इसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज करेंगे। फिजिक्स में कहां यूज होगा, फिजिक्स में वहां पे यूज होगा जब आपको एक वेक्टर ऐसे दे दिया जाए, एक वेक्टर ऐसे दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और आपको बोल दिया जाए कि तीसरा वेक्टर ये है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सी वेक्टर जो है ना वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है, ये रहा सी वेक्टर। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? अरे क्लियर है सभी लोगों को? बेटा जो लेट आए हैं क्लास में प्लीज टाइम पे आया कीजिए ताकि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और अगर आप लेट आए भी हैं तो आप यहां से आगे की कहानी को समझने की कोशिश करें। पीछे की कहानी आपके पास हमेशा रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, थोड़ी देर देख लीजिए, बस खत्म कहानी। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से नहीं करेंगे हम कि बार बार एक ही चीज को रिपीट करते रहें ताकि बच्चों का बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होता रहे, ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां तक की कहानी बाकी बच्चे जो शुरू से जुड़े हुए हैं सभी लोगों को क्लियर होगी। आगे चलते हैं, हमने कुछ नहीं किया है, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ा है जस्ट। अब आगे चलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अरे पैरेललोग्राम हमने बहुत पढ़ा है बचपन में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, हर साल हमने पढ़ा है, 11वीं में फिर पढ़ लेंगे। देखो यहां पे पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन क्या है, ये मैथमेटिकल वेक्टर एडिशन है, मतलब मैथमेटिकल तरीका है वेक्टर्स को जोड़ने का, और दो वेक्टर को इस तरीके से आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसमें हमें दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए सबसे पहली बात तो, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। यहां पे कैसे दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे, देखो वो पहला तरीका था, वहां पे एक के हेड पे दूसरे की टेल को जोड़ रहे थे और तीसरा वेक्टर ड्रॉ कर रहे थे पहले की टेल से दूसरे के हेड को मिला के। क्लियर था ट्रायंगल का? भाई पहले के हेड से दूसरे का टेल जोड़ रहे थे और पहले की टेल से दूसरे का हेड मिला रहे थे, तो तीसरा वाला वेक्टर दोनों के सम को प्रेजेंट कर रहा था। यहां ऐसा नहीं होगा। मान लो दो वेक्टर मेरे पास इस तरह से हैं, पहला वेक्टर ये रहा P और दूसरा वेक्टर यहां पे इस प्रकार से होगा कोई Q। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। कितना एंगल दिया हुआ दोनों के बीच का, थीटा। अब मुझे बोला जाएगा P और Q का रिजल्टेंट बताओ, यानी कि P और Q वेक्टर को ऐड करके बताओ। मुझे क्या दिया जाएगा, दो वेक्टर होंगे। ठीक है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होगा। क्या P का मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल सही बात है। क्या Q का मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल सही बात है। आपको धीरे धीरे जब सवाल करेंगे कहानी समझ में आ जाएगी। और दोनों वेक्टर का मेरे पास क्या होगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और दोनों के बीच का होगा एंगल। जब मेरे पास दो वेक्टर किसी एंगल पे लगे हो, अब याद रखना पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हुए होंगे। देख दो वेक्टर की टेल जुड़ी हुई यहां पे, बस टेल टू टेल क्या कर रहे होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो अपने को दोनों के बीच का एंगल भी पता होगा। अरे टेल टू टेल में एंगल पता होता है ना, ठीक है। अब मान लिया, क्या मान लिया कि एक वेक्टर R जो है वो कुछ ऐसा है, ये है R वेक्टर। क्या है ये, R वेक्टर। और ये R वेक्टर जो है ये P और Q का रिजल्टेंट है, मतलब P और Q के सम को प्रेजेंट कर रहा है R वेक्टर। हम सवाल करेंगे हमें समझ में आ जाएगा, अभी बस कहानी को सुनो। P वेक्टर और Q वेक्टर के सम को प्रेजेंट कर रहा है R वेक्टर। कौन प्रेजेंट कर रहा है, R वेक्टर। चलो इसको थोड़ा यहां पे बनाते हैं, हल्का सा यहां तक, ठीक है। ठीक है, P और Q के सम को कौन प्रेजेंट कर रहा है बेटा, R वेक्टर प्रेजेंट कर रहा है। ठीक, चलिए हमने ड्रॉ कर लिया यहां से R वेक्टर, ये हो गया R वेक्टर। ठीक, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इसे बनाया एक पैरेललोग्राम। इसका हमें क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो बेटा यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करी, ऐसे 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 यहां तक, और यहां से एक और सीधी लाइन ड्रॉ करी, ऐसे 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 यहां तक। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर होनी चाहिए। अरे अगर ये अभी आपको पैरेललोग्राम नहीं भी लग रहा है तो चलो इसे और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको लग जाएगा कि भाई साहब ये पैरेललोग्राम ही बना है। जो रिजल्टेंट है उसे थोड़ा सा हम और अच्छे से स्पेसिफाई कर लेते हैं कि भाई साहब ये लो, ये लो, ये लीजिए। ठीक है, एक लाइन सीधी यहां डाली और एक लाइन सीधी यहां डाली।
ठीक है। अब देखो ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर है, मतलब अगर ये p वेक्टर है तो ये लेंथ भी p वेक्टर के बराबर है, और ये q वेक्टर है तो ये लेंथ भी q वेक्टर के बराबर है। यहां तक तो समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो वेक्टर जिनके बीच का हमें एंगल पता है, उनके बीच में कोई रिजल्टेंट आएगा, हमेशा दोनों के बीच में ही आएगा रिजल्टेंट। ये तरीका है वेक्टर एडिशन करने का पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक, अब क्या होगा बेटा, आप कहानी को समझिए, ढंग से समझने की कोशिश करना, मजा आएगा कहानी को सुनने में और समझने में। देखो मैंने क्या किया, एक सीधी लाइन खींची यहां से ऐसे, और इस लाइन को यहां से ऐसे मिला दिया। ठीक, देख इस वाली लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना, थीटा है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इस वाली लाइन का भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा, थीटा होगा। क्या ये बात तो सही है? ठीक है जी भाई साहब। अगर ये लाइन पैरेलल है इसके और बराबर लेंथ की है, देख यहां से और यहां तक की जो लेंथ है वही लेंथ इसकी यहां से और यहां तक है, मतलब ये क्यू है तो ये भी क्यू है। यानी कि मुझे पता चल गया बेटा, ये वाली जो लाइन ड्रॉ करी है ना, इसकी वैल्यू है क्यू के बराबर, और ये वाली जो लाइन है यहां से और यहां तक, वो लाइन की लेंथ बराबर है इसके, यहां से लेके यहां तक की। तो ये अगर P है तो ये भी P है, ये भी मुझे समझ में आ चुका है। ठीक, अब यार मुझे करना क्या है, मुझे एक छोटा सा काम करना है, मुझे P और Q का एडिशन निकालना है मैथमेटिकली। तो मैं इस पॉइंट को A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं, इसको D मान लेता हूं, इसको E मान लेता हूं। ठीक, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ACD में, मतलब ACD में, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि AD का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के। अरे क्लियर है ये बात तो? अरे इस लाइन का स्क्वायर प्लस इस लाइन का स्क्वायर तो इस लाइन के स्क्वायर के बराबर होगा। ये वाला ट्राइंगल देखो, ये ठीक है, मैथमेटिकली बिल्कुल यहां तक कहानी सही है। अब मैं AC को लिख सकता हूं AB प्लस BC, तो मैंने AC को लिखा AB प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस CD स्क्वायर एज इट इज चल रहा है, ये आएगा अपना AD स्क्वायर। AD मैं निकालना चाह रहा हूं क्योंकि AD मेरा रिजल्टेंट है, AD मुझे इसलिए निकालना है क्योंकि AD मेरा रिजल्टेंट है, तो AB प्लस BC लिख दिया। अब यार मेरे पास AB की तो लेंथ है P के बराबर, P वेक्टर है AB, तो AB की जो लेंथ होगी वो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, बिल्कुल सही बात है। और ठीक है, यहां तक मुझे समझ में आ गया। मेरे पास लेकिन CD और BC नहीं है, लेकिन उसके लिए मेरे पास Q वेक्टर यहां पे दिया हुआ है कि ये वाली जो लेंथ है ना, ये Q के बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल है जस्ट इसके, और लेंथ इनकी सेम है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब यहां से हम लिखेंगे साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा लिखना चाह रहा हूं इस ट्राइंगल में, तो साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि CD अपॉन BD। अरे CD अपॉन BD, CD अपॉन BD, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, यही होगा साइन थीटा की वैल्यू। क्योंकि मुझे थीटा दिया हुआ है, थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। देखो एंगल दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और दो वेक्टर दिए हुए हैं, तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। थीटा मुझे दिया होगा 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं वहां से, बिल्कुल सही बात है। तो साइन थीटा की वैल्यू पता है हमें, इसलिए हमने साइन थीटा निकाला। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए CD, क्योंकि यहां पे CD आ रहा है। क्या मेरे पास BD है, BD की लेंथ किसके बराबर है, अरे Q के बराबर है BD की लेंथ, तो BD की जगह रख दूंगा मैं Q, तो ये बन जाएगा CD अपॉन Q। तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, Q साइन थीटा। ठीक है भाई साहब। सिमिलरली मैं BC निकालने के लिए, AB तो है मेरे पास, BC निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, cos थीटा लिखूंगा। क्या लिखूंगा, cos थीटा। अगर मैं इस ट्राइंगल में cos थीटा निकालना चाहता हूं तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल में बेस क्या है, BC, और हाइपोटेनस क्या है, BD, तो मैंने लिखा BC अपॉन BD। तो भैया BC मुझे निकालना है, BD की वैल्यू क्या है, Q के बराबर है, तो Q रखा, BC की वैल्यू आ गई अपने पास Q cos थीटा। बस अब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई, CD की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो AB की वैल्यू क्या है, A से लेके B तक की वैल्यू P के बराबर, तो P प्लस BC की वैल्यू क्या है, Q cos थीटा, तो Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, CD का मतलब है Q साइन थीटा का होल स्क्वायर, Q साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो
यहां पे सॉल्व कर रहा हूं बेटा इसे, ठीक है। AD स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। अरे A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो A क्या है यहां पे? P, और B क्या है? Q कॉस थीटा। तो ये आ गया, प्लस Q साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही बात है जी। अब देखो, अगर मैं AD स्क्वायर लिखना चाहता हूं तो भैया क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस ये Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं Q स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ये तो आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो इसकी वैल्यू हो गई 1, और AD स्क्वायर आ गया अपने पास में P स्क्वायर प्लस ये Q स्क्वायर इंटू 1 है तो इसे Q स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो ये तो AD स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे चाहिए यहां से यहां तक की AD की वैल्यू। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, मतलब ये आ गया अपने पास में AD की लेंथ, और यही है रिजल्टेंट दोनों वेक्टर का। अगर मुझे दो वेक्टर P और Q दे रखे हैं, उन दोनों के बीच का एंगल पता है, तो क्या मैं दोनों का रिजल्टेंट लिख सकता हूं? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का कॉस। बस इतना सा करना है। फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। बिल्कुल आसान फॉर्मूला। ये आ गया अपने पास में रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ये P क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर। Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर। ये P फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, ये Q फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर, और थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल। जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं आया? हाँ भाई, आ रहा है समझ में सभी लोगों को? क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। बिल्कुल बेसिक कहानी है, इसके बाद अपन सवालों पे खेलेंगे। अभी थोड़ा इंटेंस और समझने का माहौल है, तो समझ चुके होंगे आपके क्या है ये। बिल्कुल बेसिक कहानी है। ठीक है बेटा? क्लियर है सभी लोगों को? हाँ भाई, जल्दी बता दीजिए। एक पोल करते हैं, पोल पे आपको आंसर करना है कि क्या आपको समझ में आ गया है। कुछ भी नहीं है, दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का बीच का एंगल पता है, अपन लिख देंगे पहले का स्क्वायर दूसरे का। अभी देखो थोड़ी देर में समझाता हूं। पहले ये बताओ कि फॉर्मूला समझ में आया है नहीं? फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया है, डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, काम की चीज है ये। दो वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड पता है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, कहानी खत्म। ये फॉर्मूला लगाऊंगा, रिजल्टेंट आ जाए। कुछ सोचना ही नहीं है, ना कुछ ड्रॉ करना है, ट्रायंगल ट्रायंगल कुछ नहीं करना, बस दो वेक्टर उन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए, बस इतना। हाँ जी, चलिए देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है। अब जिसको समझ में नहीं आया है उसको डाउट क्या है, प्लीज एक बार अपना डाउट बता दीजिए बेटा। क्या डाउट है, एक बार डाउट बता दीजिए। कृपया अपना डाउट बताएं कमेंट में लिख के कि क्या डाउट है आप लोगों को। जिसको समझ में नहीं आया है वो अपना डाउट बता दीजिए जल्दी से बेटा। हाँ जी यार, डाउट तो पूछो। अब क्या समझ में नहीं आया इस पूरे प्रोसेस में? बिल्कुल तो आसान मैथ्स है, मतलब ये तो मैथ्स का पार्ट है, इवन इट इज नॉट फिजिक्स। ये फिजिक्स है भी नहीं है, तो मैथ्स है। हाँ जी बेटा, अपना डाउट बता सकते हैं आप लोग प्लीज। जिसको समझ में नहीं आया वो अपना डाउट पूछ सकता है। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया है? अरे भाई डाउट तो पूछ लो, मैं बोल रहा हूं डाउट पूछ लो अपना, जो भी डाउट है पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है, फिर क्या समझ में नहीं आया? अरे अगर किसी को डाउट ही नहीं है तो फिर क्या समझ में नहीं आया? चलिए एनीवे आगे चलते हैं और कुछ सवालों पे चर्चा करते हैं। अच्छा, दो वेक्टर है, पहले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है कितना?
12 और मुझे बताया गया है कि रिजल्टेंट निकालना दोनों का, और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। थीटा बिटवीन एंगल बिटवीन P एंड Q इज 90 डिग्री। चलो जल्दी से निकाल के बताओ, दोनों का बताओ, दोनों का बताओ बेटा। अरे भाई समझ में क्या नहीं आया, डाउट पूछो, जल्दी बताओ बेटा। यार तुम कैसे लोग हो, तुम लोग तो बिल्कुल ना तुम डाउट पूछते हो, ना तुम्हें कुछ मतलब पढ़ाई वढ़ाई से मतलब है तुम लोगों को। बेटा जेईई मेन क्रैक करना है हमें, याद रखना, और इस मोटिव के साथ ये कोर्स स्टार्ट किया गया है। चलिए तो आगे की कहानी पे चर्चा करते हैं। भाई जिसको भी जो डाउट है वो पूछ सकता है कि सर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, है ना, और अच्छी बात है अगर आप डाउट पूछोगे तो। वैसे अभी तक ऐसी कोई चीज हमने पढ़ी नहीं है जिसमें डाउट आना चाहिए। देखो अगर मुझे दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और उन दोनों के बीच का एंगल पता है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। रिजल्टेंट जो होगा दोनों वेक्टर का, आर से दिखा रहा हूं मैं अभी उसे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अंडर रूट पहले का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का 12 का स्क्वायर प्लस 2 पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर इनटू cos 90। दोनों के बीच का एंगल कितना 90, तो cos 90 लिख दिया। cos 90 होता है 0। कितना होता है cos 90, 0। अगर 0 लिखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अरे पूरा 0 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया अपने पास अंडर रूट 25 5 का स्क्वायर प्लस 144 12 का स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट 169, और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 13। बिल्कुल सही जवाब है जिन बच्चों ने 13 दिया है आंसर, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए। चलो एक सवाल करके दिखाओ। एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 2, और बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमें 6, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो दिया हुआ है हमें 120 डिग्री। चलो सॉल्व करके दिखाओ भाई, सॉल्व करके दिखाओ भाई, कितना आएगा आंसर, अरे कितना आएगा आंसर, वही सेम ही तो फॉर्मूला लगाना है। अंडर रूट पहले का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस पहला 2 टाइम्स पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा यानी कि कॉस 120। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस ये हो गया 12 और 12 इंटू 2 24 इंटू कॉस 120 क्या होता है -1/2। कैसे होता है ये मैं बता दूंगा, ठीक है। ये कटा 2 से 12 बार, तो भैया क्या बचा अपने पास 40, 36 और 4 40 माइनस 12, ये माइनस का 12 हो जाएगा ना, माइनस का 1/2 प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा। 40 में से 12 गए तो कितना आएगा बेटा 28 आएगा क्या, तो अंडर रूट 28। ठीक है, क्लियर है, अरे क्लियर है बेटा, समझ में आया सभी लोगों को। cos 120 जो होता है उसे हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60, और cos ये प्रॉपर्टी होती है cos की, 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस cos थीटा, ये cos की प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम मैथमेटिक्स में जब आगे जब मैथमेटिकल टूल्स के बारे में मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे तो ये सब चीजें प्रॉपर्टी अब पढ़ेंगे, मैथ्स में भी वैसे पढ़ी जाती हैं सारी चीजें। तो भैया अपना यहां पे क्या है cos 120 को लिख सकता हूं 180 माइनस 60, अरे 120 को 180 माइनस 60 लिख सकता हूं, तो 180 माइनस 60 का मतलब क्या हुआ माइनस cos 60। अरे थीटा की जगह 60 ही तो लिखना है मुझे, बस cos 120 है 180 माइनस 60 लिख सकता हूं, मतलब cos 180 माइनस 60। अब cos 180 माइनस थीटा को माइनस cos थीटा लिखते हैं, तो cos 180 माइनस 60 को माइनस cos 60 लिखूंगा, cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2 और माइनस आगे लगा दिया। ठीक है, अरे 8 कैसे आ रहा है बेटा किसी का, अंडर रूट 28 आएगा ना यहाँ पे। क्लियर है क्या सभी लोगों को, क्लियर है ये, अरे क्लियर है बेटा सभी लोगों को ये। चले एक बार पोल पे फिर से आंसर कर दीजिए, क्या आपको ये बात क्लियर है बेटा। आप अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो बात ठीक नहीं होगी, मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आया या नहीं आया है। चलिए
पोल आपके सामने आ रहा है और आपको आंसर करना है पोल का कि क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया है। समझ में आया है तो हाँ, नहीं आया तो ना, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आया उसे अपना डाउट भी पूछना पड़ेगा, चुपचाप नहीं बैठना है। अब इन दोनों सवालों में किसी को भी क्या समझ में नहीं आया, प्लीज ये पूछ लीजिए। दोनों सवालों में किसी को भी क्या समझ में नहीं आया ये पूछ लीजिए। बेटा जिन बच्चों को समझ में नहीं आया अपना डाउट पूछ सकते हो, आप पता आपको, आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ये फैसिलिटी हम दे रहे हैं आपको कि आप अपना डाउट पूछिए भाई, आगे बढ़ा जाए। भाई क्या है क्या है, क्या कैसी क्लास है ये, किस प्रकार की क्लास है ये? ना कोई हाँ है ना कोई ना है। जिसको समझ नहीं आ रहा वो डाउट नहीं पूछ रहा है, जिसको समझ में आ गया वो ये नहीं बोल रहा है कि सर आगे चलो। मतलब किस लेवल की क्लास चल रही है, मेरे को तो समझ से ही बाहर है। कॉस किसी वैल्यू, आहा, यही तो चाहिए था मुझे कि कॉस की वैल्यू कैसे लिखी है। बेटा ये कॉस की प्रॉपर्टी होती है, 10वीं पढ़ के आए हो, 10वीं में पेपर होते हैं, 10वीं में मतलब 10वीं के बाद ही 11वीं में आए हो ना, तो देखो हमें ये चीज बताई जाती है, इवन 11वीं में भी बताई जाती है कि cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, है ना। ये चीज हमें याद रखनी है बस, cos 180 माइनस, क्योंकि हमें पता होती है, तेरे को 0 की, 30 की, 60 की, 45 की और 90 की वैल्यू पता होगी। उसके अलावा कैसे लिखते हैं हम लोग बाकी के सारे वैल्यू, 180 में से माइनस करके, 90 में से माइनस करके, 90 में प्लस करके, है ना। तो हमने क्या किया, cos 180 माइनस थीटा को माइनस cos थीटा बोलते हैं, ऐसा हमें पता है। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है। अगर हमें ये पता है तो इसका यूज हम फिजिक्स में करेंगे। अगर मुझे ये पता है 180 माइनस थीटा को मैं माइनस cos थीटा लिख सकता हूं, तो मुझे cos 120 की वैल्यू लिखनी है। तो 180 में से कितने घटाऊं के 120 आ जाए, 60 घटाना पड़ेगा भाई। थीटा की वैल्यू 60 लिख ली तो बन गया ना cos 120। तो cos 120 को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस cos 60 के। cos 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस cos थीटा। अगर ऐसा हमने लिख दिया तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 और माइनस उसके आगे लगाया, आ गया आंसर। क्लियर है बेटा? आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपका मुझे लगता नहीं है कि पिछला 10वीं का स्कोर भी काफी अच्छा रहा है जिस तरह का आपने सवाल पूछा है। एनीवे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ सवालों पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिजल्टेंट का एंगल जो है दो वेक्टर के बीच का वो कितना होना चाहिए उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, कि दो वेक्टर जो हमने बनाए उनका रिजल्टेंट तो निकालना सीख लिया। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे पता चलेगा? रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता चलेगी हमें किससे, दोनों के, जो दोनों वेक्टर हैं उनके बीच में जो रिजल्टेंट आया है उस रिजल्टेंट का एंगल कितना है किसी भी एक वेक्टर के साथ, तो मैं डायरेक्शन लिख पाऊंगा। चलिए देखो बेटा, सीखने का समय है। आप अगर बहुत अच्छे भी नहीं रहे हैं पहले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अब पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले कुछ भी नहीं आता था, लेकिन पढ़े वो हमारे साथ में डाउटनेट ऐप पे, उन्होंने लाइव क्लासेस लगाई और अभी वो बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक। चलिए, एनीवे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो बेटा, हमने दो वेक्टर ड्रॉ किए, एक ये वेक्टर था P, एक ये वेक्टर था Q, ठीक है। इन दोनों का जो मैंने रिजल्टेंट निकाला है वो कहीं यहां आया था R वेक्टर, ठीक है, ठीक है। और P और Q के बीच का जो टोटल एंगल था, ये एंगल ये था थीटा, ठीक है। ये P और Q के बीच का एंगल था। लेकिन अगर मुझे रिजल्टेंट की डायरेक्शन लिखनी है, किसकी डायरेक्शन लिखनी है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन लिखनी है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे बताऊंगा? अगर मुझे रिजल्टेंट का एंगल पता चल जाए ना, ये एंगल मान लो अल्फा है, कितना है, अल्फा। अगर मुझे ये एंगल पता चल गया तो मैं बता सकता हूं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है सर जी √p² + q² + 2pq cos थीटा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो मैं यहां से बता सकता हूं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो इतना है सर, देखो। और डायरेक्शन जो है ना, वो रिजल्टेंट जो है वो अल्फा एंगल पे है P वेक्टर के साथ में। R की डायरेक्शन क्या है, R इज एट अल्फा एंगल फ्रॉम किससे, P वेक्टर के साथ में। जो R वेक्टर आया, रिजल्टेंट आया है, वो P वेक्टर से अल्फा एंगल पे।
अगर मुझे अल्फा एंगल की वैल्यू पता चल जाए तो क्या मजा आ जाएगा जीवन में? बिल्कुल सही है, बिल्कुल आ जाएगा सर, क्यों नहीं आ जाएगा। चलो तो फिर अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, कहां से? इसी डायग्राम से भाई। अल्फा क्या है? रिजल्टेंट का पी के साथ में एंगल, ये वाला। अरे यार, अल्फा क्या है? रिजल्टेंट का किसके साथ में? ये वाला एंगल, पी के साथ में एंगल, ये है अल्फा। ठीक है बेटा, अल्फा क्या है? रिजल्टेंट का पी के साथ में एंगल। तो अगर मैं यहां पे tan अल्फा लिखना चाहता हूं इस ट्राइंगल में, किस वाले में? जिसे अभी मैं नीला कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल में, इसमें मैं क्या लिखना चाहता हूं? इसमें और इसमें मैं लिखना चाहता हूं tan अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा? tan अल्फा हो जाएगा CD अपॉन AC। बिल्कुल सही बात है सर। CD की वैल्यू क्या है? CD की वैल्यू हमने निकाली हुई है Q साइन थीटा। थीटा तो पता है ना हमें, थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वो हमें पता है। देख, ये चीज हमें पता है, दो वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, ये चीज हमें पता है, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक, जो पता नहीं है वो अल्फा है, वो हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई? CD की वैल्यू Q साइन थीटा पहले निकाली हुई थी। और उसके बाद AC की वैल्यू क्या है? AB प्लस BC। अरे AB प्लस BC लिख सकते हैं AC को, AB प्लस BC। और AB प्लस BC तो यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है P प्लस Q कॉस थीटा, तो लिखा P प्लस Q कॉस थीटा। तो tan अल्फा आ गया मेरे पास में। क्या मेरे को यहां पे बात समझ में आई है? tan अल्फा की वैल्यू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। यानी कि अगर मुझे दो वेक्टर दे रखे P और Q, तो मैं tan अल्फा लिख सकता हूं, मतलब जो रिजल्टेंट है उसका जो अल्फा एंगल होगा उसका tan लिख सकता हूं मैं। क्या आएगा? Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। अगर मैं अल्फा निकालना चाहता हूं तो अल्फा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी लोगों को? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। मतलब हां, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों को अगर बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो पूछ सकते हो आप, डाउट आपका। ठीक है, tan अल्फा, मान लो कि इसको सॉल्व किया मैंने, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई 1, इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आई? 1। इसका मतलब क्या है? इसको मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई मेरे पास 1, इसका मतलब क्या है कि tan अल्फा बराबर 1 है। अरे इसको मैंने सॉल्व किया, पूरे को, इस पूरे को सॉल्व किया और इसके बाद वैल्यू आई मेरे पास 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 45 होनी चाहिए। tan 45 ही तो 1 होता भाई। अगर मेरे को पता चल गया कि tan 45 1 है तो अल्फा की वैल्यू 45 होनी चाहिए, तो मुझे पता चलेगा ना रिजल्टेंट जो है वो P के साथ 45 डिग्री पे है। पता चल गई ना डायरेक्शन? बिल्कुल सही बात है। अब यार एक और चीज देखो कि ये फॉर्मूला जो है ना, इसे याद कैसे रखना है कि P ऊपर आएगा या Q ऊपर आएगा या कहां आएगा, इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखने का तरीका क्या होना चाहिए? देखो भाई, अल्फा की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। इसमें अल्फा जो है रिजल्टेंट का एंगल है उस वेक्टर के साथ में जो नीचे अकेला आया है। सिंगल वेक्टर के साथ में एंगल है। देख, Q तो साइन के साथ भी और कॉस के साथ में, P अकेला है ना, तो अल्फा जो एंगल है वो उस वेक्टर के साथ में है जो वेक्टर अकेला खड़ा हुआ है और नीचे है। Q तो देख ऊपर भी है और नीचे भी है, P सिर्फ नीचे आया है और अकेला आया है, ना साइन के साथ है ना कॉस के साथ है। तो अगर मुझे यह लिख दिया जाए कि Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, इसमें अल्फा यानी कि रिजल्टेंट का एंगल किस वेक्टर के साथ है, तो मुझे यह देखना है फॉर्मूला में अकेला कौन है। जो अकेला है ना ये P, तो P के साथ है एंगल इसका। ठीक, रिजल्टेंट का। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? कहानी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फॉर्मूला अभी हम डिराइव कर रहे हैं, उसके बाद हमें सवाल ही सवाल सॉल्व करने हैं। यहां तक की कहानी आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। आगे चलें, किसी को कोई डाउट है यहां तक? किसी को कोई डाउट है यहां तक? अरे बेटा डाउट पूछ रहा हूं, अबे तू पढ़ ले यार, तेरे को क्या समस्या है? पढ़ा रहा हूं तो पढ़ना आराम से। मैं डाउट पूछ रहा हूं, डाउट बताना आप लोगों को। कितने स्टूडेंट है कितने नहीं है तेरा काम तेरे से रख, पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई कर।
क्या आपको जो पढ़ाया वो समझ में आया है? अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। यार देखो, तुम्हें दिक्कत भी होती है फिर तुम डाउट भी नहीं पूछते, गलत है यार, है ना? और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा स्लो आपको कोई पढ़ा सकता है। ये सब मैं 5-10 मिनट में बताता हूं। अगर अच्छे बच्चे होते ना तो 10 मिनट में खेल खत्म था, पूरा वेक्टर का, यहां तक सवालों पे चल रहा होता। लेकिन तुम्हें इसी में दिक्कत आ रही है, ये सब लिखना पड़ रहा है। चलो नोट करो फटाफट। आई जस्ट होप कि आप लोगों को समझ में आ गया यार। बहुत इनएक्टिव बच्चे लग रहे हैं मुझे। बेटा ऐसे पेपर क्लियर नहीं होता जैसे आप लोग अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हो। उसके लिए हमेशा कांस्टेंट जोश चाहिए, कंटिन्यूअस, एकदम टॉप पे। मेरी आवाज देख रहे हो? मैं 3 घंटे ऐसे कंटिन्यू पढ़ा सकता हूं, 3 घंटे। लेकिन तुम चुपचाप बैठ के 3 घंटे नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में अपने काम के प्रति वो जोश नहीं है। मेरे में है, मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सारी चीजों को सीरियस लें। हमें बेटा एग्जाम क्लियर करना है, मजाक नहीं करना है और पढ़ाई करनी है बहुत बढ़िया तरीके से। तो प्लीज इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि हम एक कंटिन्यूअस वर्क की तरफ, एक कंटिन्यूअस पॉइंट की तरफ वर्क कर रहे हैं। कंटिन्यूअस पॉइंट की तरफ हम कंटिन्यूअस बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो उसकी तरफ हम लगातार चलते जाना, लगातार बढ़ते जाना है। चलिए, एनीवे ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। और आगे चलते हैं। अब हमें पता चल गया अल्फा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को 2 वेक्टर दिए गए हैं, सुनना अभी, 2 वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, ठीक है? और मैंने लिख दिया यहां पे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है? ये मैं बता रहा हूं कि रिजल्टेंट का एंगल है। ये मैं बता रहा हूं रिजल्टेंट का एंगल है। किस वेक्टर के साथ में ये रिजल्टेंट का एंगल? किस वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट का एंगल बेटा? ए के साथ में या बी के साथ में है? डायग्राम कैसा बनेगा? मतलब ऐसा डायग्राम बनेगा क्या कि यहां ए है, यहां बी है और रिजल्टेंट यहां आ रहा है कोई भी आर, और उसका एंगल ए के साथ में अल्फा है या बी के साथ में अल्फा है? मतलब किस वेक्टर के साथ में एंगल है? बता दिया कि जो अकेला है और नीचे है उसी के साथ में है। ठीक, क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, तो ये हमें अल्फा एंगल की भी प्रॉपर्टी पता चल गई। अब एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ठीक है? सवाल करेंगे उसके बाद, सवाल आपको दिखा दिया है मैंने, बट ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यार मुझे ये बता सकते हो कि जो रिजल्टेंट आया है किन्हीं भी 2 वेक्टर का, बी के साथ नहीं है बे, ए के साथ है। जो अकेला आता है ना, नीचे आता है, उसके साथ होता है। ठीक, चलिए एनीवे देखते हैं, अभी आगे की कहानी समझते हैं। बेटा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ये देखो आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ठीक, इसमें मुझे एक चीज देखनी है क्या देखना है? कि जो मैक्सिमम हो सकता है रिजल्टेंट किन्हीं भी 2 वेक्टर के बीच का। देख 2 वेक्टर है अपने पास में, पी और क्यू। कितने वेक्टर हैं? 2 वेक्टर है अपने पास, पी और क्यू। इन दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना आ सकता है? रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना आ सकता है? ए इज द, भाई यहां पे तो ए के साथ में ना जो नीचे आता है और अकेला रहता है उसके साथ एंगल निकलता है वेक्टर का। ये अल्फा जो होता है ना, ये जो एंगल होता है, ये रिजल्टेंट का उस वेक्टर के साथ में आता है जो नीचे आता है फॉर्मूला में और अकेला आता है। अरे यहां पे यही तो बता रहा था भाई, ये अल्फा किसके साथ है? पी के साथ में है ना, पी के साथ में है ना अल्फा, और पी यहां पे इस फॉर्मूला में अकेला पड़ा हुआ है, ना साइन के साथ है ना कॉस के साथ है। तो कैसे तुमने सोच लिया कि बी के साथ ये रिजल्टेंट का एंगल है अल्फा? कैसे सोच लिया? चलिए एनीवे आगे चलते हैं। अगर मैं आर की मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाहता हूं बेटा, आर की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 2 वेक्टर का मैं रिजल्टेंट का मैक्सिमम निकालना चाहता हूं कि 2 वेक्टर हैं, उन्हें किस एंगल पे रखूं कि मैक्सिमम मुझे रिजल्ट मिल जाए। अरे 2 वेक्टर हैं, वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना उन दोनों का रिजल्टेंट। एंगल तू बढ़ाएगा घटाएगा उससे चेंज होता जाएगा। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कब होगा? जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि पी और क्यू तो क्या है? दोनों फिक्स है। पी और क्यू तो अरे उनकी लेंथ फिक्स है, उनका मैग्नीट्यूड फिक्स है। अब मैं क्या कर सकता हूं? बस उनके बीच का एंगल चेंज कर सकता हूं 2 वेक्टर के बीच का। तो एंगल पे डिपेंड कर रहा है रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? जब उन दोनों के बीच का कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा कहां पे मैक्सिमम होता है? एट थीटा बराबर 0 डिग्री पे। ठीक है, क्लियर है? एक्सक्यूज मी, थीटा बराबर 0 डिग्री पे क्या होगा? अपना जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा कितना? तो आर बराबर
अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0। अरे दो वेक्टर है, अगर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो cos थीटा मैक्सिमम मतलब r मैक्सिमम, रिजल्टेंट मैक्सिमम। अब cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। cos की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है। तो भैया cos 0 की वैल्यू 1 रख दी, तो ये बन गया अपने पास अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अरे भाई ये तो अपने पास में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन गया। जी हां सर, सही बात है, इतना फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है, 8वीं में सीखा था और हमें समझ में भी आता है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब मेरे को समझ में आ गया कि अगर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, इससे होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p प्लस क्यू आ जाएगा। यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपने पास में? p प्लस क्यू। तो किसी भी वेक्टर का, दो वेक्टर है मेरे पास में, उनका रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना है मैक्सिमम, तो मैं उन्हें डायरेक्ट जोड़ दूंगा। अगर मुझे मैक्सिमम रिजल्टेंट के बारे में पूछा जाए, ये क्या बन गया? आर मैक्स। मैक्सिमम रिजल्टेंट के बारे में अगर मुझे पूछा जाए, मैं दोनों वेक्टर को डायरेक्ट ऐड कर दूंगा। कहानी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ठीक है भाई साहब। अब एक और चीज, अगर मुझे मिनिमम के बारे में पूछा जाए तो बेटा कि भाई मिनिमम बताओ कितना हो सकता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट। अरे मिनिमम बताओ कितना हो सकता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट, अरे जल्दी बताओ भाई, फिर इसके बाद सवाल भी बहुत करने हमें। मिनिमम कितना हो सकता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट, जल्दी बताइए। चलिए देखो, अगर मुझे आर मिनिमम लिखना है तो आर मिनिमम के लिए क्या करूंगा मैं? कॉस थीटा मिनिमम होना पड़ेगा। कॉस थीटा मिनिमम कितना होता है? -1। कितने डिग्री पे होता है? जब थीटा होता है 180 डिग्री। अरे कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो हम आर मिनिमम लिखते हैं और आर मिनिमम बराबर आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो हम लिखेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और cos थीटा क्या हो? cos 180 क्या होगा? -1। तो -1 और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, तो -2pq। अरे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस -2pq क्या होता है? p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो हमने लिखा अंडर रूट p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया, तो आर मिनिमम अपने पास आया p माइनस क्यू। क्या मुझे एक चीज अच्छे से समझ में आती है? क्या मुझे अच्छे से एक चीज समझ में आती है कि अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस में आएगी दोनों वैल्यू, मतलब p माइनस क्यू का मुझे क्या लिखना है? पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, ठीक है। p माइनस क्यू का क्या लिखना है? पॉजिटिव वैल्यू लिखना है। p प्लस क्यू का भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू लिखना है। मतलब देखो, स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस p माइनस क्यू आएगा, यानी p माइनस क्यू की एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू। मुझे पॉजिटिव वाली लेनी है, ठीक है, क्लियर है? मुझे पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है p माइनस क्यू की, और p प्लस क्यू की तो भी पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। चलिए अब देखो मिनिमम कितना होगा? दो वेक्टर अगर दिए हुए 5 न्यूटन और 6 न्यूटन, उनका मिनिमम कितना हो सकता है? दोनों को माइनस कर दो, कितना हो सकता है? 1। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 5 न्यूटन और 6 न्यूटन का मिनिमम कितना आएगा? रिजल्टेंट 1, मैक्सिमम 11, क्योंकि 5 प्लस 6 11, बिल्कुल सिंपल जो। 3 और 4 का मिनिमम कितना हो सकता है? 1, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर दो वेक्टर मुझे पता है p और q, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है, मिनिमम वैल्यू मुझे पता है, तो क्या वेक्टर जो होगा, मतलब रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों का p और q का, वो हमेशा p माइनस क्यू से p प्लस क्यू के बीच में ही होगा किसी भी एंगल पे। देख, मिनिमम पता है, मैक्सिमम पता है, मिनिमम पता है, मैक्सिमम पता है, तो भाई साहब किसी भी थीटा एंगल पे जो भी रिजल्टेंट होगा दो वेक्टर का, वो इन दोनों के बीच में ही तो होगा। तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये रिजल्टेंट पॉसिबल है या नहीं है। क्या मैं 3 और 4 को जोड़ के 9 न्यूटन का रिजल्टेंट लिख सकता हूं? कभी नहीं लिख सकता, क्योंकि 3 और 4 का मिनिमम कितना होगा? 1, मैक्सिमम कितना होगा? 7। तो 1 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है 3 और 4 के रिजल्टेंट की, लेकिन 7 से ऊपर नहीं जा सकती, 1 से कम नहीं आ सकती। 3 और 4 कभी 0 भी नहीं बना सकते। 1 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 से नीचे नहीं हो सकती और 7 से ऊपर नहीं हो सकती। यह चीज आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सारी चीजें आप उतारेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे और फिर आगे करेंगे हम आज के सवाल जो हमें हेल्प करेंगे जेईई मेन की तैयारी को बूस्ट करने में। लिखिए बेटा, अपना नोट कीजिए सब कुछ। चलिए फटाफट से नोट कीजिए। एक बार बता दीजिए पोल का फिर से आंसर करके आपको समझ में आया है नहीं आया है। चलिए बेटा, एक पोल है आपके सामने, उसका आंसर कर दीजिए और बता दीजिए कि समझ में आया है या नहीं आया है। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, बस यही रिस्पॉन्स तो चाहिए अपने को। चलिए अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से सवालों को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, टू फोर्सेस, अरे क्या है, दो फोर्स हैं, मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन और 5 न्यूटन, एक पार्टिकल पे एक्ट करते हैं एट एन एंगल थीटा। मैंने क्या बोला था, जब भी रिजल्टेंट की बात की जाएगी मुझे 2 वेक्टर चाहिए होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी होंगे उनका दे दो मैग्नीट्यूड, और क्या दे दो, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का क्या दे दो बेटा, एंगल, तब तो रिजल्टेंट निकाल पाऊंगा, नहीं तो नहीं निकाल पाऊंगा। यहां पे तो एंगल दिया हुआ है थीटा। अब बोला गया है कि थीटा जो है इट कैन हैव एनी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू 90 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज, मतलब मिनिमम मैग्नीट्यूड पूछा गया है रिजल्टेंट फोर्स का। देखो भाई, 7 न्यूटन है पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मान लो पी मान लो, पी का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 न्यूटन। दूसरा वेक्टर मानो क्यू, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन। ठीक है, ये 7 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है। ठीक है भाई साहब, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर 7 न्यूटन और 5 न्यूटन है, बहुत बढ़िया। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा P माइनस क्यू की पॉजिटिव वैल्यू से और P प्लस क्यू की पॉजिटिव वैल्यू के बीच में, मतलब इनके बीच में ही इसका रिजल्टेंट लाई करेगा। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, 7 में से 5 गए तो 2, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 12। मुझे मिनिमम पूछा गया, मिनिमम 2 हो गया, तो 2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ये रहा, क्लिक करो, करेक्ट आंसर है 2 न्यूटन, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं बोलूं कि क्या 7 न्यूटन और 5 न्यूटन से, क्या 7 न्यूटन और 5 न्यूटन से 10 न्यूटन का रिजल्टेंट निकाला जा सकता है, जल्दी से लिख के बताओ यस और नो। क्या 5 न्यूटन और 7 न्यूटन से 10 न्यूटन का रिजल्टेंट पॉसिबल है, पॉसिबल है या नहीं है, अरे जल्दी बताओ, पॉसिबल है? 5 न्यूटन और 7 न्यूटन से 10 न्यूटन का रिजल्टेंट पॉसिबल है या नहीं है, जल्दी बताओ, यस और नो में आंसर देना बेटा, पॉसिबल है या नहीं है, जल्दी बता दीजिए। क्या 5 न्यूटन और 7 न्यूटन फोर्स से 10 न्यूटन का रिजल्टेंट पॉसिबल है? तो कुछ जो स्लिप में लगे हुए खिलाड़ी हैं 2-3, उन्होंने कैच छोड़ दिया है बहुत बढ़िया तरीके से, और बल्लेबाज ने मौके का फायदा उठाते हुए चौका मारा है। बिल्कुल पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। अरे यही तो सिखा रहा हूं, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। 12 से बड़ा ना 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 ना, 2 से छोटा अरे बिल्कुल ना, लेकिन 2 और 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्या 10 2 और 12 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। 2 और 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है। रिजल्टेंट 7 और 5 से मैं 3 न्यूटन भी रिजल्टेंट निकाल सकता हूं, 4 न्यूटन भी निकाल सकता हूं, 4.5 न्यूटन भी निकाल सकता हूं, 5 भी निकाल सकता हूं, 6 भी निकाल सकता हूं, डिपेंड करेगा एंगल पे। पॉसिबल है 2 और 12 के बीच में सारे के सारे, क्या पॉसिबल है बेटा? सारे के सारे रिजल्टेंट पॉसिबल है, लेकिन 12 से बड़ा नहीं, ना 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 ना, और 2 से छोटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है कहानी सभी लोगों को? चलिए
तो ये चीज हमें सीखनी थी। एक इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल। अगला सवाल देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 4 न्यूटन, मतलब कौन सा जोड़ा है जो 4 न्यूटन मुझे नहीं दे सकता है। अरे कौन सा जोड़ा है बे जो 4 न्यूटन नहीं देगा, कौन सा जोड़ा है जो 4 न्यूटन नहीं देगा मुझे। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको चेक करने हैं और अपना आंसर बताना है। चलिए जल्दी बताइए, आपकी तैयारी देखते हैं, फिर आगे चलेंगे कहानी पे। आराम से बेटा, आराम से, पहले सोच ले समझ ले। अरे रुक जा भाई, रुक जा, पहले सोच ले समझ ले, थम जा, रुको जरा, सब्र करो, सोच समझ के आंसर दो। सही, तो काफी बच्चे मुझे लग रहे हैं कि सही से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जिनको अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देखो भैया, मुझे ये बोला गया कि 4 न्यूटन रिजल्टेंट चाहिए मुझे। फोर्स कौन कौन से हैं? 2 और 2। 2 और 2 से मैं मिनिमम कितना निकाल सकता हूं? 0, और मैक्सिमम निकाल सकता हूं 4, मतलब 4 निकल रहा है ना यहां से, तो पहला तो निकाल देगा। ठीक है, कैन नॉट बी बोला हुआ है कि किससे 4 न्यूटन नहीं निकलेगा, है ना, ये बताया गया है किससे 4 न्यूटन नहीं निकलेगा। अरे 2 और 2 से तो मैं सीधा ही 4 निकाल सकता हूं, मैक्सिमम जो होगा 2 और 2 का 0 डिग्री पे वो 4 न्यूटन होगा। ठीक है जी सर, 2 और 4 से भी मैं 4 निकाल सकता हूं, क्योंकि 2 और 4 का मिनिमम कितना होगा, डिफरेंस करो दोनों का 2, और मैक्सिमम कितना होगा 6, तो 2 और 6 के बीच में आ जाएगा कहीं 4। बिल्कुल सही बात है, इससे भी पॉसिबल है। 2 और 6 न्यूटन, इनका मिनिमम कितना होगा 4, मैक्सिमम कितना होगा 8, तो भैया मिनिमम पे हमें 4 मिल जाएगा, मतलब हाँ ठीक है, यहां से भी 2 निकालना पॉसिबल है। ए बी सी जो है ये हमें 4 न्यूटन दे देंगे एज अ रिजल्टेंट, लेकिन डी ऑप्शन नहीं दे पाएगा। डी का मिनिमम वैल्यू जो है ना वो होगा 6, और मैक्सिमम वैल्यू होगा डी का 10। अरे दोनों का डिफरेंस लिया 6, दोनों का क्या किया हमने, सम किया तो आया 10। तो जो डी ऑप्शन है 2 न्यूटन और 8 न्यूटन, वो सबसे छोटी वैल्यू जो दे सकते हैं वो है 6, और सबसे बड़ी वैल्यू जो दे सकते हैं वो है 10। 6 और 10 के बीच में कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, 6 और 10 के बीच में सारे रिजल्टेंट पॉसिबल है, लेकिन 4 न्यूटन क्योंकि 6 से भी छोटा है और वो पॉसिबल नहीं है डी से, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों तो दे देंगे, और मुझे यही बोला गया है कि ये तीनों तो, मतलब मुझे ये फाइंड करना कौन सा नहीं देगा, डी नहीं देगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों तो दे देंगे ना भाई मुझे, अरे ये तीनों तो दे ही रहे हैं मुझे, जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना क्या कहानी चल रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यार एक चीज देखो, अगर एक वेक्टर है पी वेक्टर और एक वेक्टर है क्यू वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड है, मान लो कुछ भी, इसका है 5 न्यूटन और इसका है 6 न्यूटन, और मैं बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों का ऐसे एंगल पे रखो कि दोनों का रिजल्टेंट आए मैक्सिमम, तो 0 डिग्री पे रखना पड़ेगा। यही तो हमने सीखा है आज कि 2 वेक्टर 0 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता मैक्सिमम और 180 पे रिजल्टेंट आता मिनिमम। तो इसका मतलब पी वेक्टर को मैं ऐसे रखूंगा 5 न्यूटन, तो मुझे क्या क्यू को इसमें ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा। अरे दोनों 0 डिग्री पे है ना, मतलब दो जो पैरेलल वेक्टर होंगे, पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं, मतलब इसको उठा के मैं यहां भी रख सकता हूं, पैरेलल ही हो जाएगा। दो जो पैरेलल वेक्टर होते हैं 0 डिग्री पे, तो उनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम आता है P प्लस क्यू के बराबर। ये छोटी छोटी बातें आपको नोट करते हुए चलनी बेटा कॉपी में। हवा में अगर तू बस वीडियो देख रहा है ना और जेई क्लियर करने के सपने देख रहा है, तो अभी से बताना भूल जा बेटा, कॉपी में नोट करते हुए चलनी पड़ेंगी ये सारी की सारी बातें। एक बच्चा जो कंपीट करता है, जो मेहनत करता है, जो जेई क्लियर करता है, उसमें यही खास बातें होती हैं कि वो टीचर की बातें सुनता है, उसे नोट करता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने ऐसे बोला ना कि भाई 2 वेक्टर 0 डिग्री पे जब भी होंगे तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा, और वो क्या आएगा, मैक्सिमम कितना होता है, दोनों का सम। तो डायरेक्ट में जब भी 2 वेक्टर 0 डिग्री पे दिखेंगे उन्हें जोड़ सकता हूं डायरेक्ट, मतलब जैसे नंबर जुड़ते 6 और 5 11 मैक्सिमम हो गया। मिनिमम कितना होगा, घटा दूंगा, 6 में से 5 घटाए 1 आएगा मिनिमम। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है यहां तक की कहानी। चलिए, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, 5 और 3 का मैग्नीट्यूड है और 60 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में। मतलब मान लो ये 5 है, ये 3 है
दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। रिजल्टेंट निकालो। अरे रिजल्टेंट निकालो भाई, टेंट निकालो, टेंट। क्या होगा रिजल्टेंट? पहले का स्क्वायर, पी मान लेता हूं, क्यू मान लेता हूं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो भैया ये अपने पास में आ गया अंडर रूट 25 प्लस 9 प्लस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसने 2 ने इसको 15 बार काट दिया। 25 और 10 35, 35 और 5 40 और 9 49, अंडर रूट 49 आया। 49 का रिजल्टेंट होता है 7 आ गया आंसर। बिल्कुल सही बात है बेटा। जिन बच्चों ने शानदार कवर ड्राइव लगाया है 7 लिखते हुए, बहुत बहुत अच्छी बात है, आपको चीजें समझ में आ चुकी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की कहानी सभी को? अब एक छोटी सी चीज पढ़नी है हमें आज की क्लास में। इस सवाल को आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे, इस सवाल को आप होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, विल डिस्कस लेटर। लेकिन हमें जो अभी पढ़ना है वो है यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ना है? यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है ये समझा देता हूं। ठीक है, बेसिक कहानी है बिल्कुल। भाई हमारे पास 3 डायरेक्शन होती है, y, x और z। ठीक है, 3 डायरेक्शन होती है। अब इन तीनों डायरेक्शन ने अपने अपने यूनिट वेक्टर पसंद कर रखे हैं। इसको कोई पसंद है तो इसने वो रखा हुआ है, हम हमेशा वही यूज करेंगे। इसको जो पसंद है वही रखा हुआ है, हम हमेशा वही यूज करेंगे। इसको जो पसंद है वो रखा हुआ है, हमेशा वही यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है p वेक्टर, तो p वेक्टर को मैं लिख सकता हूं कैसे? p का मैग्नीट्यूड और p की डायरेक्शन, p कैप। ये जो p कैप है ना, इसे ही कहा जाता है यूनिट वेक्टर। अरे कोई भी वेक्टर अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, जैसे a वेक्टर बराबर 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, तभी तो ये क्या बनेगा? वेक्टर बनेगा। 5 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड। टुवर्ड्स नॉर्थ का मतलब क्या है? इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं कि अगर मुझे कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? मैं उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का दे दूंगा भाग, ये आ गया यूनिट वेक्टर। बस और कुछ नहीं है। वेक्टर लिखो और उसके मैग्नीट्यूड का दे दो भाग। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या दे दो? भाग दे दो। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा? आपको वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन में होता है जे कैप और जेड डायरेक्शन में होता है के कैप। अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को प्रदर्शित करना चाहता हूं कि ऐसे लिख के कि 5 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, तो मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ पता क्या लिखूंगा? 5 न्यूटन आई कैप। इसका मतलब समझ जाएंगे कि 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है और आई कैप डायरेक्शन का मतलब है एक्स डायरेक्शन में वेक्टर एक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहता हूं 10 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन तो लिखूंगा 10 न्यूटन जे कैप। इसका मतलब क्या है? 10 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन। अगर मैं लिखता हूं 15 न्यूटन इन जेड डायरेक्शन तो मैं लिख दूंगा 15 के कैप। आई जे के कन्वेंशनल यही प्रीफर किए गए। एक्स डायरेक्शन को हमेशा आई मानूंगा, आई कैप। वाई डायरेक्शन में जो भी जाएगा जे कैप लगा दूंगा, जेड डायरेक्शन में जो भी जाएगा के कैप लगा दूंगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अरे क्लियर है सभी लोगों को? और यहां से एक और चीज याद रखनी है, आई वेक्टर आई कैप का मॉड्यूलस और जे कैप का मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड और के कैप का मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 1। तीनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। कितना होता है बेटा? 1। आई कैप, जे कैप, के कैप। इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। क्यों होता है ऐसा? सोच के देखो, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी लगा हुआ है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी लगा हुआ है। ये तो डायरेक्शन बताने के लिए यूज किए जा रहे हैं ना, कि एक्स में है, वाई में है, जेड में, तो इनका मैग्नीट्यूड नहीं होता। क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? एक पोल करते हैं और जल्दी से जानते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है क्या। बाकी कहानी जो है वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। काफी अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस होंगे जेई मेन लेवल के, तो आपको फील आनी स्टार्ट हो जाएगी कि भाई साहब एकदम जेई मेन चल चुका है अपना। ये तो अभी थ्योरी है, कुछ बच्चे हैं जिनको अभी भी आइडिया नहीं है।
समझ में आया है क्या? चलिए, अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया बात है अगर आपको समझ में आ गया है तो। चलिए फिर आगे की कहानी कल से स्टार्ट करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीजें, और अभी डाउटनेट ऐप पे हम लोग आपका होमवर्क और आपके जो नोट्स वगैरह हैं उनका अपलोडेशन का काम चल रहा है। एज सुन एज दे आर अवेलेबल, आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे जल्दी से जल्दी, वो आज या कल में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आप वहां से फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन बैंक वर्कबुक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अभी बस एक, क्योंकि हमारे 2 ही क्लासेस हुई हैं, ज़्यादा क्लासेस भी नहीं है, इस वीक से आप लोग सारी प्रैक्टिस वगैरह करना चालू कर दें। और सवाल जो था वो ये रहा, इसे आपको होमवर्क में करके लेके आना है। क्या बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को दिया हुआ है 12, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है अपने को 5, और जो रिजल्ट सी वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 13, ठीक है। मुझे यह बताया गया है कि ए और बी का जो वेक्टर सम है वो है सी, यानी कि सी जो है वो रिजल्टेंट है ए और बी का। अरे रिजल्टेंट ही बोलते हैं ना, इन दोनों का वेक्टर सम को रिजल्टेंट बोलते हैं। चलिए, तो मुझे पूछा गया है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल क्या है, ए और बी के बीच में एंगल क्या है। फॉर्मूला लगाओगे आंसर निकल जाएगा, बेसिक है बिल्कुल। चलिए बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई और आपने एंजॉय किया। जो भी चीजें मैं लिखवाता हूं प्लीज उसे कॉपी में नोट करते हुए जरूर चलें, अपनी नोटबुक में नोट करते हुए जरूर चलें, क्योंकि आगे जब भी आपको कुछ भी रिवाइज करना होगा झट से आप अपनी नोटबुक में खोलेंगे और उस पेज पे जाएंगे और आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।